किस गहरी सोच में डूबा है राघव? रमन, हम रात के अंधेरे में जिस काम को अंजाम देते हैं ये कब तक करते रहेंगे यार? जब तक ये काम हमें मिलता रहेगा तब तक, या जब तक डॉक्टर विश्वास जिंदा है। हर इंसान के हक में कुछ काम आते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसे वो काम करना पड़ता है। सब नियति का खेल है, इसलिए ज्यादा सोच मत। ज्यादा सोचने से चिंता इंसान के साथ चिपक जाती है और चिता पर लिटा कर ही छूटती है। वैसे भी हमारा काम है ही कितना, 1-2 घंटे का काम है, फिर रात भर आराम ही आराम, फिर पूरा दिन कुछ भी करो। बात तो तेरी सही है, पर जाने क्यों कुछ दिनों से ये सब करते हुए मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। काम निपटाने के बाद 2 घूंट लगवाता हूँ तुझे, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ये बेचैनी पीने से नहीं, हल निकालने से ही जाएगी। खुलकर बता। तो सुन, हम ये जो काम करते हैं इससे हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। ये पैसे हमारे जीने के तरीके में एडजस्ट हो चुका है। सोच, अगर अचानक किसी दिन ये पैसा रुक गया तो घर कैसे चलेगा? हो गई ना टेंशन। देख रमन, हमने डॉक्टर विश्वास के साथ शादी तो नहीं की जो उम्र भर मियाँ बीवी के जैसे लड़ते झगड़ते साथ रहेंगे। किसी दिन वो बदल गया या जैसे तूने कहा कि मर गया तो हमारा क्या होगा? ये क्राइम की दुनिया है रमन, यहाँ पल भर में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए मैंने तो मन बना लिया है, जल्दी हम दोनों भाई एक किराना स्टोर डालेंगे और 1 नंबर का पैसा कमाकर घर चलाएंगे। बोल, क्या कहता है? अच्छा सोचा है भाई तूने, किराने स्टोर का आइडिया अच्छा है और मैं तेरे साथ हूँ। क्या हुआ? एक आदमी को उड़ा दिया यार। क्या? कब? अभी पीछे ही है वो, चल उसे देखते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी खून से लथपथ यहीं पर खड़ा था, तब मैंने उसे गाड़ी से ठोका और वो उछलकर इधर ही गिरा था। अगर ऐसा था तो मुझे भी तो कुछ दिखता ना भाई, शायद तूने जागती आंखों से कोई सपना देखा है। नहीं नहीं राघव, मैंने कोई सपना नहीं देखा यार, ये सच में हुआ है। वो आदमी यहीं गिरा था। ठीक है भाई, कर लिया यकीन, पर है कहाँ वो आदमी? दिखाओ। ए भाई, कोई है यहाँ? कोई है क्या? नहीं है ना कोई। अब चल, देर हो रही है। उसके पास पहुंच जाते तो मुश्किल हो जाती। तेरा डर हकीकत में बदल सकता था आज ही। कहीं और देखते हैं। क्या कहता है? पैसे चाहिए तो दाव तो लगाना ही होगा। चल।
ने देखा तो नहीं? नहीं। आज देर कैसे हो गई तुम दोनों को? आज तो जल्दी आते, मगर पहला शिकार दबोचने से पहले ही जाग गया, इसलिए हमने सेफ्टी के साथ किसी दूसरे को शिकार बनाया है। हमें जो देर हुई सो हुई डॉक्टर साहब, पर आपको इनके शरीर से जो निकालना है जल्दी ही निकाल कर इसका पोस्टमार्टम फिनिश कीजिए, ताकि हम इसके बॉडी को सुबह होने से पहले ही कहीं ठिकाने लगा दें। ऑर्डर दे रहा है तू मुझे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम आपको ऑर्डर दे सकें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस। मजाक कर रहा हूँ। अरे बेवकूफो, ये क्या लेकर आए हो तुम लोग? क्या हो गया डॉक्टर साहब? क्या हो गया कि बच्चे, तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? डॉक्टर साहब, हम आपके साथ क्यों मजाक करेंगे? तो फिर तुम लोग मरे हुए आदमी के बॉडी क्यों लेकर आए हो? मरा हुआ आदमी? डॉक्टर साहब, ये आदमी तो... हाँ, ये वही आदमी है जिसे तुम लोग कुछ दिन पहले फुटपाथ से उठाकर लाए थे, और मैंने इसके बॉडी से बहुत सारे पार्ट्स निकाल लिए थे, लेकिन तुम बेवकूफ इसे ठिकाने लगाने के बजाय फिर से यहाँ ले आए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों भाइयों ने इसे काली मैदान में दफना दिया था। दफना दिया था तो फिर ये मुर्दा क्या खुद ही बाहर आ गया? हमें नहीं पता ये बाहर कैसे आया, पर मुझे पता है। कौन है? कौन बोला? तूने बोला? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो आपके सामने चुपचाप खड़ा हूँ। तो तूने बोला? मैंने भी नहीं बोला डॉक्टर साहब, मैंने बोला। कौन हो तुम? भरत। डॉक्टर साहब, मुझे ऊपर वाले ने तुम पापियों को सजा देने के लिए डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। तुम तो मर चुके हो, फिर कैसे बोल रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। भागो! दुनिया को मौत बांटने वाले हैं आज खुद मौत से डर कर भाग रहे हैं। क्या मजाक है। बच गया। नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। डॉक्टर विश्वास, तुम डॉक्टर नहीं हैवान हो। जिस जिंदा आदमी के अंग निकाल कर तूने उसे मार दिया, उसके भूत से ही तू अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं मिलेगी ये भीख। मुझसे गलती हो गई भूत जी, नहीं भरत जी, पर वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी के भी बॉडी पार्ट्स नहीं चुराऊंगा। बस इस बार माफ कर दो। इस धरती पर भगवान के बाद लोग डॉक्टर पर ही विश्वास करते हैं डॉक्टर, और तुम्हारा तो नाम ही विश्वास है। लेकिन अफसोस, तू ना तो डॉक्टर कहलाने लायक है और ना ही विश्वास के लायक, इसलिए आज तुझे मरना ही होगा। देखो भरत जी, हमने आज ही ये गंदा प्रोफेशन छोड़ने की प्लानिंग की है। हम इस गंदे धंधे को छोड़ रहे हैं। गंदा धंधा छोड़ने की प्लानिंग करने से गंगा जी तुम्हारे पाप धो देंगी क्या? नहीं, नहीं धोएंगी।
मरना होगा तुम्हें। आज के बाद जो भी लोग इंसानी अंगों का अवैध तरीके से धंधा करेंगे, मैं उन्हें ऐसे ही मौत दूंगा। बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सोते थे। उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी। 6 साल का शुभम अपने दादाजी के साथ घर के बरामदे पर सो रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो नींद से जाग उठा। उसे अपने से करीब 20 मीटर की दूरी पर एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी दिख रही थी। उस औरत के बाल सिर से पांव तक थे, जिस वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरा था। शुभम कुछ देर तक उस औरत को यूं ही अजीब तरीके से देखता रहा, पर फिर वो औरत शुभम को अपने पास आने का इशारा करने लगी। शुभम भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और तभी वो औरत शुभम के चेहरे को छूती है और फिर उसे लिए कहीं बहती हवाओं के बीच गायब हो जाती है। अगली सुबह दादाजी अपने पास शुभम को नहीं पाते हैं तो उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घर वालों से भी शुभम के बारे में पूछते हैं, लेकिन घर वाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करने लगते हैं। अरे ओ किशन बाबू, तुमने कहीं शुभम को देखा है? अरे कमाल करते हैं बाबूजी आप ही के साथ तो वो हर रात सोता है और आप हमसे ही सवाल कर रहे हैं। पता नहीं शुभम कहां चला गया, अब कहां ढूंढूं उसे। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी वो एकदम से भागते हुए बरामदे पर आते हैं, जहां उन्हें शुभम का चप्पल यूं ही पड़ा मिलता है। उसे देखते ही दादाजी चिल्लाने लगते हैं, हे राम, हमारे बच्चे को वो चुड़ैल ले गई। मैंने पहले ही मना किया था, छोटे बच्चों को बरामदे पर मत सोने के लिए भेजो, पर इस बूढ़े आदमी की बात कौन सुनता है। तभी वहां किसान भागते हुए आता है। अरे क्या हुआ बाबूजी, क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? शुभम गायब नहीं हुआ, बल्कि वो बांझ चुड़ैल हमारे शुभम को अपने साथ ले गई है। अरे क्या बाबूजी, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो। अरे तुम लोग बेवकूफ हो और रहोगे। तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि वो बांझ चुड़ैल वापस इस गांव में लौट आई है, अपना 27 साल पुराना बदला पूरा करने। घर के सभी लोग बहुत परेशान थे और भागते हुए बाहर की तरफ आते हैं। वो सब मिलकर शुभम को पूरे गांव में ढूंढते हैं, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। अरे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि शुभम गांव में नहीं खोया है, बल्कि उसे उस कलमुही ने अपने सुरंग में छिपा रखा होगा। तुम सबको वहां जाना चाहिए। अरे सुनिए आप लोग, मुझे लगता है बाबूजी ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारा शुभम सच में किसी चुड़ैल डायन के पास हो। अरे क्या सरिता, तुम भी बाबूजी की बातों में आ गई? हम लोग अपना वक्त बस जाया करेंगे। जी कोशिश करने में क्या जाता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने बच्चे के खातिर एक बार हमें दादाजी की बताई हुई जगह पर चलकर देखना चाहिए। फिर सभी लोग दादाजी की बताई हुई जगह के लिए निकलते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और आखिरकार वो लोग एक सुरंग के पास जाकर रुकते हैं। गांव के कुछ और जानकार भी उनके साथ थे। इस सुरंग को खोदना चालू करो। इसे तब तक खोदते रहो जब तक इसके नीचे से खून की बूंदें और चीखें ना सुनाई पड़ने लगे। बाबूजी, मुझे लगता है सच में आप बुढ़ापे में सठिया चुके हो।
आपको क्यों समझ नहीं आ रहा कि ऐसा सब करने से कुछ नहीं होने वाला? इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चे को खोजें। किसान, चुपचाप इन्हें अपना काम करने दो। बीच में दखलंदाजी किए तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। दादाजी की डांट के बाद कुछ समय के लिए किशन शांत होकर तमाशा देखता है। तांत्रिक ठीक उसके बगल में खड़े होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गया था। किशन का गुस्सा और परिस्थितियों का बिगड़ना दोनों समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। किशन एकदम से चिढ़ गया और बोला, अब अगर आप लोगों को इस बकवास में शामिल होना है तो होइए। मैं अब अकेला ही अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल रहा हूं। इतना बोलता हुआ किशन वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसके पैर जमीन से चिपक गए, जिससे वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था। ठीक उसी वक्त खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एक बच्चे की चीख सुनाई पड़ने लगी और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखने लगे। गौर से सुनो इस आवाज को। तांत्रिक, तुम अपनी प्रक्रिया को तेज कर दो। जो शख्स खुदाई कर रहा था वो कान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा, लेकिन तभी उसे किसी हाथ ने एक झटके में जमीन के अंदर खींच लिया, जिससे एक झटके में वो पाताल के भीतर समा गया। ठहरो सभी, सब इस गड्ढे से दूर हटो। तांत्रिक कुछ गंगा जल की बूंदे उस खुदाई स्थान पर छिड़कता है, जिससे उस जगह का शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे उस गड्ढे के करीब जाते हैं। उनके हाथ में कुछ बीजें होती है। वो जैसे ही उन बीजों को उस जमीन पर छिड़कते हैं, तभी जमीन के नीचे से एक बच्चे की लाश ऊपर आ जाती है और चेहरे पर से मिट्टी हटाने के बाद उन्हें दिखता है कि ये तो उन्हीं का शुभम है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? सभी रोने लगते हैं, शुभम की मौत का मातम मनाने लगते हैं। तभी तांत्रिक उन सबको शांत करते हुए कहते हैं, देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मैं अपनी घोर साधना में लीन होने जा रहा हूं। आप सब कुछ समय के लिए शोर ना मचाएं। इसके बाद तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का उपयोग शुरू करते हैं। कुछ देर के भीतर एक औरत सामने प्रकट होती है। तो तू थी वो जिसने ये खेल रचा है। अब बता, शुभम कहाँ है? तूने उसका क्या किया है? मैंने तो उसे कब का मार दिया और उसकी आत्मा को परलोक भेज दिया। बहुत मजा आता था ना गाँव वालों, मेरे बांझ होने का मजाक बनाने में। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन तूने हमारे बच्चे को क्यों छीना? उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा उसने नहीं, बल्कि तूने था बूढ़े। याद है 27 साल पहले जब तूने पूरे गांव में मुझे अशुद्ध और एक चरित्रहीन औरत घोषित कर दिया था और मेरे बांझपन का मजाक बनाया था। आखिर मैं विवश होकर मुझे आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन मैं फिर गांव लौट आई एक भयानक चुड़ैल बनकर। लेकिन उस बार भी तूने मुझे अपने मकसद में सफल होने नहीं दिया। अंजाम तेरे सामने है। अरे, अगर बदला ही लेना था तो मुझसे ले लेती। मेरा पोता तो बेचारा बेकसूर था। बदला तो मैं तुझसे ही लेने आई थी। मेरे मरने के अगले दिन सबसे पहले मैं तेरे ही लड़के को उठाने आई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। लेकिन आज मेरा मकसद कामयाब हो गया। इतना कहते हुए
वो चुड़ैल हवाओं में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट कर शुभम की लाश पर रोने लगा। इसी के साथ कहानी का यही अंत होता है। ये जो दिन में खंडर दिखने वाली हवेली है, ये सूर्यास्त के बाद एक चमचमाता महल बन जाता है। हर रात इस महल में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती है। अगर गलती से कोई यहां आ जाए तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है वो आप खुद ही देख लीजिए। सत्यजीत एक व्लॉगर है। वो जहां भी जाता है उस जगह के वीडियो बनाता है और ज्यादातर सत्यजीत सोलो ट्रैवल करता है। और इस ट्रैवल के दौरान सत्यजीत आ पहुंचा इस फार्म हाउस में। सत्यजीत ने पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी थी। ये फार्म हाउस तो बहुत अच्छा है। मेरे व्लॉग्स के लिए मस्त बैकग्राउंड्स मिलेंगे यहाँ। सत्यजीत ने अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हाय फ्रेंड्स, आज मैं पहुंचा हूं एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड फार्म हाउस पर। लुक एट दिस प्लेस पीपल, इजंट इट अमेजिंग? सत्यजीत वीडियो शूट कर रहा था, तभी उसके पीछे का फार्म हाउस बार बार खंडर में बदल रहा था। पर सत्यजीत इस बात से अनजान था। उसने अपना वीडियो बनाया और फार्म हाउस के अंदर आ गया। सत्यजीत रिसेप्शन पे पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उससे वहां एक चाबी मिली और एक नोट लिखा था। सत्यजीत सर, आपका रूम रेडी है। सॉरी, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। आप आराम कीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। सत्यजीत ने चाबी ली और कमरा ढूंढने लगा। वो हवेली बहुत बड़ी थी और हर गलियारे में कई कमरे थे। काफी देर यहां वहां भटकने के बाद सत्यजीत को अपना कमरा मिल ही गया। सत्यजीत कमरा देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर लॉन में बैठकर बियर पी रहे एक लड़के पर गई। और फिर सत्यजीत भी फ्रेश होकर लॉन में आ गया। हेलो, मैं सत्यजीत हूं, वेस्ट बंगाल से। और तुम? मैं रेक्टर हूं, गोवा से। दैट्स नाइस, कैन आई जॉइन यू? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। सत्यजीत भी रेक्टर की बगल वाली चेयर पर बैठ गया। बैठते ही अचानक सत्यजीत को ऐसा लगा कि कोई उसके पास से गुजरा और वो हड़बड़ा गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं एक ब्लॉगर हूं। और तुम? ट्रैकर। यहां पास ही में एक बड़ा माउंटेन है। कल मैं इस माउंटेन पर ट्रैकिंग करने वाला हूं। ओह, दैट्स ग्रेट। क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूं? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें कल जिंदा रहना होगा। आई मीन, जल्दी उठना पड़ेगा। श्योरली। रेक्टर ने सत्यजीत को बियर ऑफर की। सत्यजीत भी रेक्टर के साथ बियर पीने लगा। दोनों काफी देर तक बातें कर रहे थे और फिर अचानक फार्म हाउस की लाइट चली गई और रेक्टर गायब हो गया। अरे, ये कहाँ गया? शायद फ्लैशलाइट लेने गया होगा। मैं भी अपने कमरे में जाता हूं। अंधेरे में सत्यजीत अपने कमरे की ओर चल पड़ा। सत्यजीत अंधेरे में चल रहा था। वो कभी किसी मूर्ति से टकराता तो कभी दीवार से। अचानक उसे किसी लड़की ने आवाज लगाई। सत्यजीत, सत्यजीत। लड़की की आवाज सुनकर सत्यजीत हैरान था। वो उसे यहां वहां ढूंढने लगा। कौन है? कौन है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? सत्यजीत, सत्यजीत। सत्यजीत आवाज की दिशा में चल पड़ा। वो आवाज उसे एक बड़े से कमरे में ले आई। कमरा पूरी तरह से खाली था, पर अब भी सत्यजीत को वो आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज गूंज रही थी। अचानक सत्यजीत की गर्दन के पीछे किसी ने जोर से काटा। आ! आ!
जब सत्यजीत पीछे घूमा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो औरत नहीं, एक चुड़ैल थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और दांतों पर सत्यजीत का खून लग चुका था। हेल्प हेल्प, कोई तो मेरी मदद करो। सत्यजीत अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगा। वो चुड़ैल सत्यजीत का पीछा कर रही थी। डगमगाते हुए सत्यजीत गलियारे में पहुंचा। वो चुड़ैल सत्यजीत पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक किसी ने सत्यजीत को एक कमरे में खींच लिया। एक बूढ़ी औरत ने सत्यजीत को अपने कमरे में खींचा था। सत्यजीत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो चुड़ैल, वो मुझे मार देगी वो मुझे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हो रही थी। सत्यजीत की जान ऊपर नीचे हो रही थी। वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो आंटी। कौन है वो? वो इस हवेली की असली मालकिन है, वसुंधरा। कई सालों पहले ये हवेली सेठ मुकुंद की थी। उनकी एक लौती बेटी थी वसुंधरा। सेठ जी की अकाल मृत्यु के बाद सारी जायदाद वसुंधरा के नाम हो गई। कई लड़के वसुंधरा से शादी करना चाहते थे, पर वसुंधरा को किसी नेक इंसान की तलाश थी। एक दिन बाजार में वसुंधरा की नजर आनंद पर गई। आनंद एक गरीब ढाबे वाला था। वसुंधरा ने देखा कि आनंद गरीबों को मुफ्त में खाना खिला रहा था। आनंद की अच्छाई वसुंधरा को भा गई। इसके बाद वसुंधरा एक साधारण लड़की के वेश में आनंद के ढाबे पर जाने लगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ महीनों बाद, आनंद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी। पर मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। कैसा झूठ? मैं गरीब नहीं हूँ। मैं सेठ मुकुंद की बेटी वसुंधरा हूँ। लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जैसा नेक पति ही ढूंढ रही थी। आनंद और वसुंधरा की शादी हो गई और आनंद भी इसी हवेली में आकर रहने लगा। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर धीरे धीरे आनंद वसुंधरा के पैसों को लूटने लगा। वसुंधरा ने अब तक जो भी देखा था वो सब आनंद का दिखावा था। वसुंधरा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो ये हवेली मेरे नाम कर दो। मुझे आप पर बहुत विश्वास है, पर ये हवेली मेरे पिताजी की है और ये मैं चाहकर भी आपको नहीं दे सकती। आनंद को तो बस वसुंधरा की जायदाद चाहिए थी, इसीलिए वो एक अघोरी तांत्रिक के पास गया। बाबा, बस मेरी बीवी को मेरे वश में कर दो। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। ये हुई ना बात। चल। उस अघोरी तांत्रिक को लेकर आनंद हवेली में आया और अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे सोती हुई वसुंधरा नींद में चलते हुए बाहर आ गई। बोल, क्या करवाना है? बस इन कागजातों पर इसके दस्तखत। अघोरी के वशीकरण में आकर वसुंधरा ने कागजात पर दस्तखत कर दिए। अब इसका क्या करना है? अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। जला देता हूं इसे। अघोरी के जादू से वसुंधरा के कपड़ों में आग लग गई। वो अभी भी साधु के वश में थी, पर जलते जलते वसुंधरा को होश आ गया। आनंद, मैं बदला लेकर रहूंगी। इसी हवेली के लिए तूने ये सब किया है ना? तुझे ये हवेली कभी नहीं मिलेगी। इस हवेली में कदम रखने वाला हर इंसान मरेगा, मरेगा। ये हवेली मेरी है। जलती हुई वसुंधरा अघोरी और आनंद के पीछे दौड़ पड़ी और उन दोनों को भी अपने साथ जला दिया। लेकिन आनंद बचकर निकल जाता है और अघोरी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तब से आज तक जिसने भी इस हवेली के अंदर कदम रखा है वो मारा गया है। मतलब
मतलब वो रेक्टर मरा हुआ है? सत्यजीत ने खिड़की की ओर देखा तो उसे रेक्टर का भूत खिड़की तोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। सत्यजीत बेहद डरा हुआ था। वो मार देगा हमें, हम दोनों मर जाएंगे। हंसते हंसते वो बूढ़ी औरत एक भूत में तब्दील हो गई। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज। सत्यजीत ने भागने की कोशिश की, पर एक और रेक्टर का भूत था तो दूसरी ओर मालती के पीछे वसुंधरा का। मेरी हवेली में आ तो सकते हो, पर जिंदा वापस नहीं जा सकते। वसुंधरा सत्यजीत पर झपट पड़ती है, लेकिन जैसे ही वसुंधरा सत्यजीत को छूती है, तभी सत्यजीत कहता है, रुक जाओ वसुंधरा, मैं तुम्हारी सारी हकीकत जानता हूं और मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं।